बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों अजीश नायर का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह से कुसुम यानी कि गुड्डी दिल हो दिमाग पर छाई हुई थी और शायद उसकी वजह से अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा था। आखिरकार सोच लिया था कि किसी भी तरह से इसे छुटकारा पाना है और किसी भी तरह से गुड्डी से दूर जाना है। और यही बात समझाने आज उसके घर पहुंच गया था, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर एक बार फिर से खो गया था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मुस्कुराहट और सादगी से परिपूर्ण मुखमंडल देखकर मैं बस उसे निहारता रहा। मेरा आत्मविश्वास न जाने कहां गायब हो गया। मैं पागलों की तरह उसे देखता रहा और वो मुस्कुराती हुई अपने बालों में उंगलियां डालकर खेल रही थी। शाम की हल्की हवाएं उसके बालों को सहला रही थी। यह दृश्य मेरे लिए अतुलनीय था। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात कोई रूपवती मेरे सामने आकर खड़ी हो और प्रकृति ने यह सब खेल रचा हो। मैं जितना दूर जाना चाहता था उससे उतना ही करीब होता जा रहा था। पता नहीं क्या चाहती है प्रकृति मुझसे। सच में मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। हम दोनों को खामोश देखकर दादी ने कहा, बेटा अंदर आ जाओ। जी दादी, मैंने हड़बड़ाहट के साथ कहा। गुड्डी हंसने लगी। जी अंदर आइए, गुड्डी ने मस्ती के साथ कहा। वो मुझे अपने कमरे में ले गए। उसका कमरा उसकी तरह ही बेहद खूबसूरत था, सादगी से भरा और परिपूर्ण। चीजें व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। कमरा छोटा जरूर था पर चीजों की व्यवस्था लाजवाब थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया और वो पलंग पर घुटने मोड़कर बैठ गए और मुस्कुराकर मुझे देखने लगे। वो मुझे इस तरह देख रही थी कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। वो जोर जोर से हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलत कह दिया। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? पागल हो आप, पूरे पागल। यही कहने आए हो कि कमरा बहुत सुंदर है? ये कहकर फिर वो हंसने लगे। मैं मुस्कुराया और पता नहीं कहां से मुझ में हिम्मत आ गई। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा कमरा बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और सादगी से परिपूर्ण है। ये सुनकर वो चुप हो गए। वो मुझे देखने लगी और मैं उसे, मानो वो लम्हा ऐसा था जैसे कुदरत ने उसे गढ़ा हो। इस बार मैं नजर झुका नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुझे उसकी ओर बुला रही हूं। पर इस बार वो शर्मा गए। अपनी नजरों को झुकाकर बोली, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूं। वो तो वहां से चली गई, पर मैं उसके आने तक यही सोचता रहा कि शायद सच में मैं उसके प्रेम में हूं। कभी कभी सोचता कि जिसे प्रेम मान रहा हूं कहीं वो मात्र आकर्षण तो नहीं। अजब दुविधा थी। पता ही नहीं चल रहा था कि प्रेम है या आकर्षण। पर जो भी है बहुत खूबसूरत। यह एहसास वाकई नया था, पर था लाजवाब। वो कॉफी लेकर आई। उसकी नजरें अभी भी झुकी थी, पर मुखमंडल पर वही सादापन। लीजिए कॉफी। तुमने बनाई? मैंने मस्ताने तरीके से पूछा। नहीं, मेरे भूत ने। इस बार तेवर उसके कुछ अलग ही थे। मैं मुस्कुराया। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैंने ही बनाई है। मैं फिर मुस्कुराया। तो फिर क्या ख्याल है? उसने पूछा। कॉफी वाकई अच्छी है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉफी का नहीं, कब से मेरी मदद कर रहे हो पढ़ाई में? उसने पूछा। मैं चुप रहा। बोलेंगे? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मैं यही कहने आया था, मैंने साहस के साथ उत्तर दिया। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, उसने मायूसी के साथ उत्तर दिया। तभी उसकी दादी आ गई। बेटा शिवन, केवल चाय पी रहे हो? बिस्कुट भी देना चाहिए था ना, उसकी दादी ने कहा। चाय नहीं, कॉफी पीते हैं, टाट नवाबों के हैं इनके, गुड्डी पूरी अकड़ के साथ बोली। उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। गुस्से में वो बहुत प्यारी लग रही थी। कृत्रिम क्रोध सादगी से परिपूर्ण मुखमंडल पर वाकई देखने योग्य था। गुड्डी, इस तरह नहीं कहते, कोई घर में आए तो इस तरह बात करते हैं क्या? दादी ने डांटते हुए कहा। सॉरी, गुड्डी मुंह फुलाते हुए बोली। इट्स ओके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मुस्कुराहट उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। गुस्से से उसका चेहरा फूल चुका था, मानो अगले पल ही मुझे नोच लेगी। उसकी दादी वहां से जा चुकी थी। सुनिए, आपको दिक्कत क्या है? मैं आपकी दोस्त हूं, आप मेरी मदद तो कर ही सकते हैं, गुड्डी ने बड़े आराम से कहा। मुझसे नहीं होगा, मैंने सीधी बात नो बकवास वाले तरीके से जवाब दिया। क्यों नहीं होगा? मदद करनी होगी, इस बार उसने जोर से कहा। अरे जबरदस्ती है क्या? मैंने भी जोर से कहा। हाँ जबरदस्ती है, गुस्से से उसने कहा। मैं चलता हूं,
मुझे घर जाकर पढ़ना है, तुम्हारे साथ बहस करने की ताकत मुझ में नहीं है, मुझे माफ़ करो, मैंने कहा और वहाँ से चल दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस उठा और आ गया। इस चैप्टर के द एंड का यही एक तरीका था, पर मैं जिसे द एंड मान रहा था वो एंड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे खुद इस तरह का बर्ताव कर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। करीब 7 बजे तक मैं घर आ गया। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब निकाली और जेफरी चौसर के बारे में पढ़ने लगा। कोशिश कर रहा था पढ़कर समझने की, पर बार बार गुड्डी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं परेशान हो चुका था। मैं क्यों दुखी हो रहा था, उसके साथ बुरा बर्ताव करके या कुछ और बात थी, यह मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं कब गुड्डी के चक्कर में पड़ गया पता ही नहीं चला। दरअसल गलती उसकी भी नहीं थी, उसने तो बस मदद ही मांगी थी। मुझे खुद पर गर्व होना चाहिए था कि कोई मुझे इस काबिल समझता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। मैं इसी सोच में था कि तभी रिया मेरे कमरे में आई। भैया आप चले जाइए ना मुस्कान के घर, उसकी बहन का जन्मदिन है, रिया ने कहा। तो जाए यहाँ से, मैं नहीं जाता बच्चों के बर्थडे पार्टी में, मैंने अकड़ कर कहा। भैया प्लीज, बोला ना नहीं। तभी अम्मा ने आवाज लगाई, शिवन चला जाना, कोई नहीं जाएगा तो उन लोगों को बुरा लगेगा। हाँ भैया, और सिर्फ बच्चों की बर्थडे पार्टी नहीं है, बड़े लोग भी रहेंगे, गुड्डी भी आएगी, रिया ने शरारती अंदाज से कहा। गुड्डी का नाम सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। गुड्डी आएगी तो मैं क्या करूं, आने दे उसे, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रिया कमरे से चली गई। अब मैं पछता रहा था कि क्यों नहीं गया। दिल बेचैन हो चला था। मेरा दिल मुझसे ये पूछ रहा था कि ये तूने क्या कर दिया शिवन, गुड्डी को देखने का सुनहरा मौका जाने दिया, बेवकूफ कहीं का। मैं खुद को कोस रहा था। फिर मैंने तय कर लिया कि पार्टी में मैं भी जाऊंगा। मैं झटपट तैयार हो गया और कमरे से बाहर निकला। शिवन कहाँ जा रहा है, अम्मा ने पूछा। अम्मा मुस्कान के घर पार्टी में। पर तुम तो जाने वाले नहीं थे, इसलिए रिया चली गई, माँ ने कहा। ओह अच्छा। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। बेटा तू भी चला जा, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है, अम्मा ने कहा। अम्मा के इस वाक्य ने जैसे मुझ में फुर्ती ला दी हो। मैं जल्दी से उठा और बोला, ठीक है अम्मा, मैं चला जाता हूं, लेकिन जल्दी आना बेटा। हाँ अम्मा। आखिर गुड्डी से मुलाकात होने पर किस तरह से नजर में लपाएगा शिवन, जानेंगे अगले अंक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।